जिस वक्त ग्रेविटी यानी कि गुरुत्वाकर्षण की अवधारणा न्यूटन की कल्पना में आई थी, उससे बहुत पहले से ही डेंसिटी और बॉयंसी यानी घनत्व और उत्प्लावकता की प्राकृतिक भौतिकी से हम ये अच्छे से समझ सकते थे कि क्यों एक सेब नीचे गिरता है। चीज़ों का नीचे या ऊपर जाना उनके आसपास मौजूद मीडियम के रिलेटिव डेंसिटी पर निर्भर करता है। एक सेब नीचे गिरता है क्योंकि वो हवा से ज़्यादा घना होता है, जबकि एक हीलियम बलून ऊपर जाता है क्योंकि वो हवा से कम घना होता है। गुरुत्वाकर्षण की कोई भी आवश्यकता नहीं है। यही कारण है कि बारिश की बूंदें हवा में नीचे गिरती हैं और हवा के बुलबुले पानी में ऊपर की ओर जाते हैं। कोई भी वस्तु अपने रिलेटिव डेंसिटी के हिसाब से ऊपर या नीचे जाता है और संतुलित होकर ठहर जाता है। यही कारण है कि एक कंकड़ समुद्र की तह तक चला जाता है और बड़े बड़े जहाज समुद्र की सतह पर तैरते हैं, क्योंकि भले ही एक कंकड़ छोटा सा होता है, लेकिन उसका मास यानी द्रव्यमान उसके वॉल्यूम यानी आयतन की तुलना में, जिसको कि हम डेंसिटी या घनत्व बोलते हैं, वो पानी से ज़्यादा होता है, इसलिए वो डूब जाता है। और भले ही एक जहाज़ बहुत बड़ा होता है, लेकिन उसका घनत्व पानी से कम है, इसलिए वो पानी में तैरता है। अगर न्यूटन ने सेब को अपने सिर के बजाय किसी पानी से भरे गड्ढे में गिरते हुए देखा होता, तो उसे ये दिखता कि सेब हवा में जब था तो नीचे की ओर गिरा क्योंकि वो हवा से ज़्यादा घना था, और पानी में तैरने लगा क्योंकि पानी से कम घना था। क्या आपने कभी ध्यान दिया है कि पानी में तैरते वक्त जब आप सांस अंदर लेकर अपने फेफड़ों में हवा भर लेते हो तो कैसे तैरना थोड़ा आसान हो जाता है? एक पनडुब्बी के बैलेस्ट टैंक्स में जब हवा भर दी जाती है तो वो पानी की सतह पर तैरता है, लेकिन जब हवा निकाल कर पानी भर दिया जाता है तो वो डूबकर पानी की सतह के नीचे चला जाता है। नाविक को जितनी गहराई पर पनडुब्बी को रखना होता है, वो उस हिसाब से पानी और हवा का अनुपात बनाए रखता है। पानी की सतह के नीचे से जब ऊपर आना हो तो टैंक्स में हवा भर कर ऊपर आ सकते हैं, जिससे कि उसका घनत्व पानी से कम हो जाता है और वो ऊपर आ जाता है। हम रिलेटिव डेंसिटी के फैक्ट को ऐसे भी साबित कर सकते हैं कि जब एक गुब्बारे में हीलियम और हवा का बिल्कुल सही अनुपात भर दिया जाए, चूँकि हीलियम हवा में मौजूद बाकी सारे गैसेस जैसे ऑक्सीजन और नाइट्रोजन से हल्का होता है, तो वो बिल्कुल हवा में मौजूद प्लास्टिक को संतुलित कर देता है और वो गुब्बारा हवा में गुरुत्वाकर्षण की अवहेलना करते हुए एक ही जगह पर ठहरा रहता है, ना ही ऊपर जाता है ना नीचे आता है। ऐसा कैसे होता है कि गुरुत्वाकर्षण में इतनी शक्ति है कि वो समुद्रों, इमारतों, जहाज़ों और लोगों को एक ग्लोब के नीचे चिपका कर रख सकता है, लेकिन इतना कमज़ोर भी है कि पक्षी, कीड़े, धुआं और गुब्बारे आसानी से इसकी अवहेलना करते हुए हवा में कहीं भी जा सकते हैं? ऐसा कैसे होता है कि गुरुत्वाकर्षण की वजह से हम सब धरती से चिपके हुए हैं, एक ग्लोब के नीचे की तरफ भी, फिर भी हम अपने हाथ या पैर को आसानी से उठा सकते हैं, कूद सकते हैं, बिना ये महसूस किए कि कोई शक्ति हमें लगातार नीचे की ओर खींच रही है? ऐसा कैसे होता है कि गुरुत्वाकर्षण ग्रहों को एक गुरुत्वाकर्षण केंद्र के चारों ओर एलिप्टिकल ऑर्बिट यानी अंडाकार या दीर्घवृत्तीय परिक्रमा में घुमाया जा रहा है? एक एलिप्स के 2 केंद्र होते हैं और ऐसी परिक्रमा करते हुए किसी ग्रह के लिए ये अनिवार्य है कि गुरुत्वाकर्षण लगातार बढ़ता और घटता रहे, ताकि वो ग्रह गुरुत्वाकर्षण के केंद्र तक ना खींचा चला जाए और टकरा जाए। आइंस्टाइन की थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी, जो एक सूर्य केंद्रीय ब्रह्मांड के लिए लागू होती है, वो भी न्यूटन के गुरुत्वाकर्षण के नियम पर आधारित है। सूर्य केंद्रीय ब्रह्मांड के प्रचारक ये दावा करते हैं कि सूर्य अंतरिक्ष में काफ़ी बड़ा है, पृथ्वी से भी कई गुना ज़्यादा बड़ा, और इस वजह से पृथ्वी और बाकी सारे ग्रह सूर्य की गुरुत्वाकर्षण शक्ति के प्रभाव में निरंतर वृत्तीय और दीर्घवृत्तीय परिक्रमा कर रहे हैं। वो ये भी दावा करते हैं कि गुरुत्वाकर्षण की वजह से समुद्र, इमारतें और लोग पृथ्वी के नीचे की तरफ से नहीं गिरते हैं। अब अगर हम ये मान भी लें कि गुरुत्वाकर्षण का वजूद सच में है भी, तो ऐसा क्यों है कि लोग पृथ्वी के नीचे से चिपके हुए हैं और पृथ्वी सूर्य की परिक्रमा कर रही है? या तो लोगों को भी पृथ्वी की परिक्रमा करना चाहिए, या फिर पृथ्वी को भी सूर्य की तरफ आकर्षित होकर उससे टकरा जाना चाहिए। ये कैसा जादू है जिसके वजह से ग्रह सूर्य की परिक्रमा कर रहे हैं और पृथ्वी पर लोग उसके इर्द गिर्द ऊपर नीचे चिपके हुए हैं? ये दोनों गतिविधियाँ बिल्कुल ही अलग हैं, फिर भी इनका कारण एक ही बताया जाता है। इतना ही नहीं, ये चुंबकीय आकर्षण जो काफ़ी बड़ी चीज़ों में उनके मास की वजह से होता है, जिसको कि हम गुरुत्वाकर्षण कहते हैं, वो प्रकृति में कहीं भी और नज़र नहीं आता। प्राकृतिक दुनिया में ऐसी कोई भी इतनी बड़ी चीज़ मौजूद नहीं है जो कि सिर्फ अपने मास के बल पर दूसरी छोटी चीज़ों को अपनी ओर आकर्षित करके चिपका लेती हो या फिर परिक्रमा करवाती हो।
दुनिया में कोई भी चीज़ इतनी बड़ी नहीं है जो कि मात्र एक पंखुड़ी को सिर्फ अपने मांस के दम पर अपनी ओर आकर्षित कर सके। एक गीली टेनिस बॉल को घुमा कर देखें या फिर किसी भी गोलाकार चीज़ के ऊपर छोटी चीज़ों को रखकर उसे घुमाया जाए तो हम ये देख सकते हैं कि सब कुछ बाहर की ओर गिर जाते हैं या उड़ जाते हैं। एक प्राकृतिक नियम के वजूद का दावा करना बिना किसी वास्तविक प्रमाण प्रस्तुत किए हुए ये विज्ञान नहीं, अंधविश्वास कहलाता है। न्यूटन ने यह भी बताया था और आजकल ये पढ़ाया भी जाता है कि पृथ्वी पर जो समुद्री टाइड्स यानी कि ज्वार आते हैं वो चांद की गुरुत्वाकर्षण की वजह से हैं। अगर चांद एक गोला है जिसका व्यास लगभग 3,500 किलोमीटर है और पृथ्वी जिसका व्यास लगभग 13,000 किलोमीटर है, तो उनके ही गणित और नियम के हिसाब से पृथ्वी चांद से कई गुना ज़्यादा बड़ी है और इसलिए पृथ्वी को चांद को अपनी ओर आकर्षित करना चाहिए, ना कि इसका उल्टा। अगर अपने बड़े आकार की वजह से पृथ्वी चांद को अपनी परिक्रमा करवाती है तो पृथ्वी की सतह पर उसकी अपनी गुरुत्वाकर्षण चांद की अपेक्षा बहुत ज़्यादा होगी। एक और बात यह है कि चांद की परिक्रमा की गति और चाल एक समान है, इसलिए उसका प्रभाव भी पूरे पृथ्वी पर एक समान होना चाहिए। लेकिन वास्तव में पृथ्वी पर ज्वार अलग अलग प्रकार के होते हैं। इतना ही नहीं, अगर सच में ज्वार चांद के गुरुत्वाकर्षण की वजह से होते हैं तो फिर झील, तालाब या दूसरे छोटे जलाशय इससे प्रभावित कैसे नहीं होते जब सागर और महासागर होते हैं। ऐसा दावा किया जाता है कि पृथ्वी अपनी एक्सिस यानी कि धुरी या अक्ष पर 1600 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से घूम रही है और किसी प्रकार से लोग, जानवर, इमारतें और समुद्र इसके इर्द गिर्द ऊपर नीचे चिपके हुए हैं। किसी बड़े घुमावदार झूले में जब हम बैठे होते हैं, हम देख सकते हैं कि वो झूला जितनी ज़्यादा गति से घूमता है, हम उतना ज़्यादा घुमाव के केंद्र के बाहर की ओर खिंचाव महसूस करते हैं, ना कि अंदर की ओर। अगर हम ये मान भी लें कि गुरुत्वाकर्षण की सेंट्रीपिटल यानी केंद्रगामी शक्ति मौजूद है, जो कि दरअसल नहीं करती, पृथ्वी के घूमने से पैदा हुई सेंट्रीफ्यूगल यानी केंद्र त्यागी शक्ति को संतुलित करती हुई दोनों विपरीत शक्तियों का कोई प्रमाण सूर्य केंद्रीय वैज्ञानिकों की कल्पना के बाहर मौजूद नहीं है। एस्ट्रोनॉमर्स यानी खगोल वैज्ञानिक ये दावा करते हैं कि उन्होंने सारे ग्रह, सूर्य और चांद के आकार, आकृति, भार, आपस में दूरी, परिक्रमा का आकार और समय, ये सब कुछ नाप लिया है गुरुत्वाकर्षण के नियमों के आधार पर, और बिना गुरुत्वाकर्षण के उनका पूरा ब्रह्मांड विज्ञान बस कल्पना मात्र रह जाएगा। गुरुत्वाकर्षण के बिना लोग एक गोलाकार पृथ्वी पर उल्टे खड़े नहीं हो सकते। गुरुत्वाकर्षण के बिना पृथ्वी और बाकी ग्रह सूर्य की परिक्रमा नहीं कर सकते। न्यूटन के गुरुत्वाकर्षण के सिद्धांत के बिना आइंस्टाइन की रिलेटिविटी, कोपरनिकस का सूर्य केंद्रित सौर मंडल और पूरा का पूरा बिग बैंग ब्रह्मांड विज्ञान पर आधारित अंतरिक्ष में घूमती एक गोलाकार पृथ्वी चूर चूर हो जाते हैं। ग्रेविटी बोथ मेटाफोरिकली एंड क्वाइट लिटरली जस्ट डज नॉट होल्ड एनी वाटर। ना ही ब्रह्मांड विज्ञान के किसी सिद्धांत के लिए और ना ही किसी भी महासागर को पृथ्वी से चिपकाए रखने के लिए। Light things rise up, heavy things fall down. Simply a natural property of weight and density that is very different from gravity. Gravity is a hypothetical magnetic-like force possessed by large masses, which Isaac Newton needed to help explain the heliocentric theory of the universe. Gravity sucks, gravity pulls, gravity don't follow rules. Spinning bound, it makes us sick. Gravity is magic. It's magic. It's magic. Now, even if gravity did exist,
Why would it cause both planets to orbit the sun and people to stick to the Earth? Gravity should either cause people to float in suspended circular orbits around the Earth, or it should cause the Earth to be pulled and crashed into the sun. What sort of magic is gravity that it can glue people's feet to the ball Earth? Gravity sucks, gravity pulls, gravity don't follow rules. Spinning ball, it makes us stick. Gravity is magic. Gravitation is only a subterfuge employed by Newton in his attempt to prove that the Earth revolves around the sun. And the quicker it is relegated to the tomb of all the Capulets, the better will it be for all classes of society. Gravity sucks.